हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से इरफान सर 79 यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर जो 3 है धातु और अधातु, उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो नोट्स वगैरह हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो अगर अभी तक अपनी वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो भी सभी बच्चों को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो बच्चों, आज की वीडियो लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु। देखो बच्चों, अगर आपको सूरज की तरह अगर चमकना है तो सूरज की तरह आपको जलना सीखना होगा। अब देखो, हमारे पास चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु। तो धातु और अधातु के अंदर भौतिक, सबसे पहले आपको धातु के भौतिक गुणधर्म ध्यान रखने हैं कि धातु की चमक पाई जाती है, सोना और चांदी आदि के अंदर होती है। ये आपका जो पीडीएफ पेपर है, ये एकदम शॉर्ट रिवीजन के लिए मैंने बनाया है। जिन बच्चों ने बिल्कुल तैयारी नहीं की, जिसको पता नहीं किस प्रकार से पढ़ना है, तो वो पहले इसको अच्छी तरीके से याद कर ले, फिर आपके पास में अच्छे प्रकार के नोट्स रहे तो फिर उनको आप याद कर सकते हो। तो साथ ही साथ देखो, यहाँ पर इसके अंदर लिखा हुआ है धातु की चमक, सोना चांदी और कठोरता क्या होती है, आघात वर्धनता, तन्यता, विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं, ध्वनिकता पाई जाती है, घनत्व अधिक होता है। अपवाद भी इनके अंदर आपको ध्यान रखने, मोस्ट क्वेश्चन लिए गए मेरे द्वारा। तो सोडियम, लिथियम, पोटेशियम इतनी मुलायम धातु होती है कि इनको चाकू से भी क्या कर सकते हैं, काटा जा सकता है। और मरकरी जो पारा है, वो यहाँ पर धातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। 1 ग्राम सोने को हम 2 किलोमीटर लंबा बना सकते हैं। साथ ही साथ देखो, यहाँ पर दोस्तों अधातु के गुणधर्म लिखे हुए हैं। तो अधातु गुणधर्म के अंदर समान चमक नहीं होती है और कठोरता कम होती है, भंगुर प्रकृति होते हैं, विद्युत ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, और उनके अंदर ध्वनिकता, यानी इसको हम क्या कहते हैं, वो आवाज़ नहीं उत्पन्न करते हैं। उनका घनत्व क्या होता है, बहुत कम होते हैं, मतलब ये पानी के अंदर क्या होते हैं, तैरने लग जाते हैं। आगे देखिए बच्चों, अपवाद के अंदर आप देखोगे तो अपवाद के अंदर लिखा हुआ है आयोडीन चमकदार अधातु है। क्योंकि अधातु जो होती है वो चमकदार नहीं होती है, लेकिन आयोडीन एक ऐसी अधातु जो चमकदार अधातु है। कार्बन का अपूर्ण रूप हीरा कठोर अधातु का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन का अपूर्ण रूप जो सबसे कठोरतम क्या है, यहाँ पर पदार्थ होता है। ग्रेफाइट विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होता है, मतलब अधातु क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्रेफाइट जो है विद्युत का क्या है, विद्युत व ऊष्मा का क्या है, सुचालक है। साथ ही साथ एनोडीकरण किसे कहते हैं, वो आपको ध्यान रख लेना। इससे रिलेटेड और भी आगे लिखा हुआ है, लेकिन अभी मैंने इसके अंदर एनोडीकरण का दिया है कि यह एक एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्या है, प्रक्रिया है। आपको इसके अंदर और डीपली जाना है तो वहाँ पर आप चित्र बना करके लिख सकते हो। आगे लिखा हुआ है सक्रियता श्रेणी, वह सूची जिसमें धातु को अवरोही क्रम में अवस्थित किया जाता है क्रियाशीलता के आधार पर, मतलब वह सूची जिसमें धातु को क्रियाशीलता के आधार पर, ठीक है, अवरोही क्रम में अवस्थित किया जाता है, उसे बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। तो आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर कि ये सक्रियता श्रेणी है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, हाइड्रोजन, फेरस के बाद में लेड है, लेड के बाद में हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। इनको आपको एग्जाम के अंदर क्रियाशीलता के आधार पर भी वो पूछ सकता है। ध्यान रखना है कि सबसे अत्यधिक क्रियाशील जो धातु है वो पोटेशियम हो गई उस सक्रियता श्रेणी के हिसाब से, और सबसे कम जो होगी वो गोल्ड हो गई। इसी प्रकार इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सोने और धातु बनाने के लिए कि हम किस धातु का उपयोग करते हैं, यहाँ पर इन धातुओं का उपयोग यहाँ पर सिल्वर और गोल्ड किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही कम क्रियाशील होती है, प्रकृति के मुक्त अवस्था के अंदर पाई जाती है। देखो दोस्तों, आगे उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, वो आपको ध्यान रखना है कि उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्लता क्षारक दोनों से विक्रिया करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। और लवणता जल प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। 2 उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। फिर देखो आयनिक यौगिक, इससे पहले आप देख लो आयनिक यौगिक क्या होते हैं। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण बने यौगिकों को आयनिक यौगिक कहा जाता है। तो आयनिक यौगिक से बने धन और ऋण अणुओं के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है ना, ये ध्यान रखना है। फिर साथ ही साथ आयनिक यौगिकों के गुणधर्म ठोस एवं थोड़े कठोर और भंगुर होते हैं। गलना और कवतना क्या होते हैं, इनके उच्च होते हैं। जल में विलय तथा पेट्रोल में क्या होते हैं, ये अविलय होते हैं। गलित अवस्था में विद्युत के क्या करते हैं, चालन करते हैं। विद्युत का क्या होते हैं, चालन करते हैं। मतलब ठोस अवस्था के अंदर क्या विद्युत का चालन नहीं करते हैं, लेकिन गलित अवस्था के अंदर क्या करते हैं, ये विद्युत का चालन करते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन की है ना, एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में अन्य सेल का निर्माण वगैरह करने के आपको एक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखानी है, जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण बनती है। तो ये आयनिक यौगिक का बनने की प्रक्रिया है। सोडियम के अंदर यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 होते हैं परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया, इसको दे दिया। क्लोरीन में क्या है कि यहाँ पर 17 होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण कर लिया, तो यहाँ पर इसका अष्टक पूर्ण हो गया, इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया। तो इस प्रकार इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और यहाँ इसने धनायन बन गया और ये क्या हो गया, ऋणायन हो गया, क्लोरीन। फिर मैग्नीशियम क्लोराइड का पूछा जा सकता है आपको। तो मैग्नीशियम को यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसके पास में,
तो यहाँ पर क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पर क्लोरीन के 2 परमाणु क्या करेंगे, इससे आकर के यहाँ पर संयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, क्लोरीन के 2 परमाणु के साथ में ये मैग्नीशियम क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है। साथ ही साथ देख सकते हो बच्चों आप, धातु के निष्कर्षण के अंदर 3 प्रकार की विधि काम में ली जाती है। एक तो विद्युत अपघटन, फिर एक कार्बन अपचयन और तीसरा है प्राकृतिक। विद्युत अपघटन, कार्बन अपचयन और प्राकृतिक। तो विद्युत अपघटन के अंदर यहाँ पर पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और एल्यूमिनियम, ठीक है। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और एल्यूमिनियम, ये क्या है, अत्यधिक क्रियाशील धातु है। कार्बन अपचयन क्या होता है, कार्बन का अपचयन करके यहाँ पर कार्बन अपचयन द्वारा जिंक, फेरस, लेड और कॉपर को क्या करते हैं हम यहाँ पर अलग करते हैं। और प्राकृतिक के अंदर यहाँ पर जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है वो यहाँ पर क्या है कि जो Ag यानी सिल्वर, Ag यानी गोल्ड, ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ पर जिंक, फेरस, पेपर और लेड को क्या करते हैं, वर्जन और निस्तापन विधि द्वारा क्या करते हैं, हम अलग करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, वर्जन के अंदर सल्फाइड एस के अंदर रूप में रहती है, तो फिर हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर कार्बन के अंदर चेंज करते हैं। इसमें निस्तापन के अंदर चेंज करने के बाद कार्बोनेट के रूप में रहती है, इसको हम कार्बन के अंदर अपचयन करते हैं। और कार्बन का फिर अपचयन करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जिंक, फेरस, लेड और कॉपर का हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपको पहले से क्या करना है, अच्छी तरीके से उनको याद करना है। इन टॉपिक्स को आपकी बुक के अंदर लिखे हुए तो उनको आप मान करके पहले आप ये रीड कर लेना, फिर अपनी बुक के अंदर जो आपको नोट्स दिए गए हैं टीचर्स के द्वारा वो आप आराम से पढ़ सकते हो। और दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को। अब देखो यहाँ पर वर्जन विधि किसे कहते हैं, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्जन कहते हैं। और ये आपको अभी ध्यान रखनी है कि 2Zn, ठीक है, जिंक सल्फर प्लस 3O2 और ताप दिया यहाँ पर जिंक ऑक्साइड। तो ध्यान रखना वर्जन के अंदर क्या है कि यहाँ पर सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वर्जन कहते हैं। निस्तापन किसे कहते हैं, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे निस्तापन प्रक्रिया कहते हैं। साथ ही साथ थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है, तो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर क्या है, वो एक समीकरण पूछ सकता है आपसे, या मिलान चिन्ह वाला सवाल दे सकता है, तो ध्यान रखना है। थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, थर्मिट अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें निकलती है। तो जब आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया कराई जाती है तो इसे हम यहाँ पर थर्मिट अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है, ठोस एल्यूमिनियम ऑक्साइड गलित अवस्था के अंदर अत्यधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। तो गलित अवस्था के अंदर अफी प्राप्त होता है, ये जो अफी दिख रहा है आपको, ये अफी प्राप्त होता है। तो विद्युत अपघटनीय परिरक्षण आपको ध्यान रखना है कि विद्युत अपघटनीय परिरक्षण किसे कहते हैं। तो जब विद्युत अपघटे से धारा प्रवाहित की जाती है तब ये एनोड पर स्थित, मतलब इसके अंदर क्या है, जब इसके अंदर हम यहाँ पर धारा प्रवाहित करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर प्रवाह करेंगे, तो यहाँ पर जो एनोड है, इस एनोड पर जो उपस्थित इस जो अशुद्धि है वो क्या करती है, इस अपघटे के अंदर घुल जाती है। इतनी मात्रा में शुद्ध धातु, और जो इतनी मात्रा में जो शुद्ध धातु है वो यहाँ पर वो क्या करती है, इसके अंदर, मतलब इसके अंदर क्या है, कॉपर मिला हुआ है, अशुद्धि भी मिली हुई है। तो यहाँ पर कॉपर क्या होगा, इधर तो निकलेगा पानी के अंदर और अशुद्धि भी पानी के अंदर मिलेगी, लेकिन क्या होगा, कॉपर इसके ऊपर जाकर निक्षेपित हो जाएगा और अशुद्धि जो रहेगी वो यहाँ पर नीचे आकर के गिर जाएगी और इसका आकार क्या है, छोटा होने लग जाएगा धीरे धीरे। इतनी मात्रा में शुद्ध धातु अपघटे के कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। तो ध्यान रखना है, एग्जाम पूछ सकते हैं कि तांबे का विद्युत अपघटन परिरक्षण बताइए, तो इस प्रकार से आपको ये चित्र बना करके आना पड़ेगा। फिर लिखा हुआ है परिभाषा, तो खनिज पृथ्वी भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों को क्या बोलते हैं, खनिज कहते हैं। ऐस की किसे कहते हैं, विशेष लाभकारी खनिज को क्या बोलते हैं, यहाँ पर ऐस की कहते हैं। गेंग किसे कहते हैं, ऐस को में मिट्टी, रेत आदि को क्या कहते हैं, यहाँ पर गेंग कहते हैं। तो ऐस की किसे कहते हैं, विशेष लाभकारी खनिज को क्या कहते हैं, ऐस की कहते हैं। और गेंग क्या होती है, अशुद्ध ऐस को में मिट्टी, रेत को गेंग कहा जाता है। संक्षारण के अंदर आपको ध्यान रखना है, लंबे समय तक आर्द्र वायु में धातु को रखने पर यह जब खराब होने लग जाती है तो इसे बोलते हैं संक्षरण। इसका हमें यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 के अंदर और समझा रखा था। अब इसके अंदर रखना है संक्षरण के उपाय क्या क्या है, धातु को बचाओ, पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यष्ट लेपन करके। यष्ट लेपन किसे कहते हैं, लोहे पर जिस तरह की परत चढ़ाए क्या कहते हैं, यष्ट लेपन कहते हैं। क्रोमियम लेपन, यानी क्रोमियम का क्या करते हैं, लेपन करते हैं। एनोडीकरण करके हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। फिर मिश्र धातु, मिश्र धातु के अंदर 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु
कहते हैं, ध्यान रखना है। फिर उदाहरण के अंदर यहाँ पर एक तो अमलगम ध्यान रख लेना है। अमलगम के अंदर धातु प्लस पारा मिलकर के क्या होते हैं, यहाँ पर अमलगम बनाते हैं। तो मरकरी किसका अपर रूप है, पारा यानी अमलगम। फिर यहाँ पर पीतल, ठीक है, तो पीतल के अंदर ध्यान रखना आपको तांबा और जस्ते को मिलकर के हम क्या बनाते हैं, पीतल बनाते हैं। फिर कांसे के अंदर तांबा और टिन को मिलाकर हम क्या करते हैं, कांसा बनाते हैं। फिर सोल्डर यानी सीसा प्लस टिन, सीसा प्लस टिन को मिलाकर क्या करते हैं, यहाँ पर सोल्डर बनाते हैं। साथ ही साथ तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, तो यहाँ पर तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि इसके 4 कोष होते हैं, के एल एम एन। तो पहले कोष में यहाँ पर 2, ठीक है, तो यहाँ पर करते करते यहाँ इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में बढ़ा जाता है। तो हीलियम के 2 परमाणु क्रमांक होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। नियोन के 2 परमाणु क्रमांक होते हैं, 2 और 8 यहाँ आ गए। आर्गन के 2, 8, 8। आपको मिलान चिन्ह के लिए वहाँ एग्जाम में दे सकता है कि आपको इस प्रकार से मिलाने रहेंगे। तो ये हो गया उत्कृष्ट गैसों के लिए जिनका अष्टक क्या होता है, पूर्ण होता है। लेकिन यहाँ धातुओं के लिए देख लो, सोडियम के अंदर 2, 8, 1, सोडियम परमाणु क्रमांक 11 होता है और मैग्नीशियम का 12 होता है, 2, 8, 2। एल्यूमिनियम का कितना होता है, एल्यूमिनियम का यहाँ पर 2, 8, 3 यानी परमाणु क्रमांक तो 13 है। इस प्रकार से ये व्यवस्थित रहेगा। जो पोटेशियम है उसके परमाणु क्रमांक रहते हैं 19, तो 19 के लिए यहाँ पर 2, 8, 8 और 1, ये इस प्रकार से व्यवस्थित रहेगा। कैल्शियम के लिए ध्यान रख लो, यहाँ पर 2, 8, 8 और 2, इसके लिए परमाणु क्रमांक 20 होता है कैल्शियम का। फिर यहाँ पर आधा तो लिखा हुआ है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के यहाँ परमाणु क्रमांक 7 होते हैं और 2 और 5 यहाँ गए। ऑक्सीजन के अंदर यहाँ पर परमाणु क्रमांक कितने, 8 होते हैं, इसको 2 और 6 के रूप में लिख दिया। या कि फ्लोरीन, फ्लोरीन के परमाणु क्रमांक कितने होते हैं बेटा, 9 होते हैं। तो आपको इस प्रकार से सारे लिख करके इनको याद करना है सही तरीके से, जब पढ़ते पढ़ते आपको। और अगर इनको पढ़ लो आप अपनी नोटबुक के अंदर, जो सर ने वगैरह ने आपको लिखाई है, उनको इसमें से फाइंड आउट करके आप क्या कर सकते हो, अच्छी तरीके से याद कर लो। और याद करने के बाद में फिर अगर आपके सर ने और कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह बताए हैं याद करने के लिए, जो बड़े क्वेश्चन हैं, तो आराम से उनको आप याद करो। और अगर आपको ज़्यादा पढ़ के जाना है तो, लेकिन पहले आप इन सब चीज़ों को जो इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं इनको याद करके चले जाओ। ये 2 बच्चों को याद रहनी चाहिए, नॉर्मल चीज़ें हैं। तो क्लोरीन के अंदर 2, 8, 7। अन्य महत्वपूर्ण आपको बातें ध्यान रखनी है कि कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक का दहन करते हैं तो क्या बनता है, ये धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। और सोडियम, पोटेशियम खुले में रखने पर क्या कर सकती है, आग पकड़ सकती है। कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक ये क्या करते हैं, जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करते हैं। और यहाँ पर इसके अंदर सोडियम है, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, सोडियम पोटेशियम क्या करते हैं, जल के साथ में तेजी से अभिक्रिया करते हैं। कैल्शियम ठंडे जल के साथ में धीमे अभिक्रिया करती है। मैग्नीशियम जो है वो गर्म जल के साथ में अभिक्रिया करती है। एल्यूमिनियम, फेरस और जिंक ये क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ गर्म जल के साथ में ही अभिक्रिया करते हैं, है ना। और जो रॉयल जल है उसका ध्यान रखना, HCl HNO3 3:1 होता है। रॉयल जल का कितना 3:1 होता है। मैग्नीशियम की अगर अभिक्रियाशीलता की हम बात करें तो इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक और फिर फेरस। इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो चैप्टर नंबर 3 है धातु एवं अधातु, उसका आपका ये रिवीजन कंप्लीट होता है। इनको आप याद कीजिएगा, अच्छी तरीके से लिख करके याद करना है बेटा। और इसकी जो PDF लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए आपको ध्यान रखना बेटा, यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल दी गई है, ये मेटल की प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है। और प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल दी गई है, ठीक है। यहाँ पर ये इनकी क्या है, अपवाद है। इस प्रकार से यहाँ पर हो गए। एनोडाइजेशन किसे बोलते हैं, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है वो आपको ध्यान रखनी इस प्रकार से। और यहाँ पर जो एम्पोरोडिक जो ऑक्साइड होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, उसके आपको डेफिनेशन दी गई, एग्जांपल्स दिए गए। प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड दी गई, यहाँ पर 4 प्रॉपर्टी दी गई है। साथ आयनिक कंपाउंड जो है वो आपको ध्यान रखना इस प्रकार से। और जो अनएसिल फॉर्मेशन है बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन वो आपको ध्यान रखना इस प्रकार से, ये हो गया। और एक्सटेट ऑफ मेटल, किस प्रकार से मेटल को हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन और नेटिव स्टेट के जो पाए जाते हैं उसको हम ध्यान रखना है। 2 प्रकार के मेथड होते हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। साथ ही साथ रोस्टिंग क्या होती है, कैलकुलेशन क्या होती है, आपको इसके अंदर लिखा हुआ है। थर्मल रिएक्शन क्या होती है वो इसके अंदर लिखी हुई है। और इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग जो है यहाँ पर कॉपर के आपको ध्यान रख लेनी इस प्रकार से, किस प्रकार से ये बना हुआ है। डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी मिनरल्स की, ऑयल्स की, गैंग की। और कोरोजन किसे कहते हैं आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था, वो आपको ध्यान रखना है। प्रिवेशन ऑफ कोरोजन, किस प्रकार प्रिवेशन किया जाता है वो आपको ध्यान रख लेना है। पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग वगैरह, गैल्वेनिक वगैरह क्या होता है, कोलिंग विथ जिंक। और एलोय किसे कहते हैं, एलोय इज इन होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स।
इस प्रकार से ये अमलगम क्या होता है, मेटल प्लस मरकरी का मिक्सचर जो होता है वो अमलगम होता है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, नोबल गैस और मेटल्स के आपको इस प्रकार से ये ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन विन्यास है तत्वों का, वो यहाँ पर नोबल गैस, ये मेटल्स और ये नॉन मेटल्स का यहाँ पर दिया हुआ है। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर ये कि कॉपर एल्यूमिनियम जिंक को बर्न करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। रॉयल जेल का यहाँ पर Cl HNO3 3:1 होता है। और इस प्रकार से आपको एग्जाम में ये पढ़ के जाना है। तो बच्चों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा इसके बारे में, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 में।